हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं। सितंबर मंथ में जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, करंट इवेंट्स हुए हैं, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन सबको मैं पढ़ाऊंगी। जो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलावा कि जेके एसएसबी इन सारी चीज़ों में से क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सारों को भी डिस्कस करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स भी क्लियर हों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। और एक बात, ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ जो है वो कहाँ से मिलेगी, तो मैं बार बार बोलती हूँ आपको पीडीएफ जो है वो जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे मिलेगी। वहाँ पे सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया गया है। जेके पीएसआई का पूरा सिलेबस है, वीएलडब्ल्यू का है, एफडब्ल्यूए का पूरा सारा कोर्स वहाँ पे कंप्लीट किया गया है। जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे आप सारा का सारा सिलेबस जो है उसको पढ़ लीजिए। जी हाँ जी, और एक चीज़ और, अगस्त मंथ का भी करंट अफेयर्स मैंने करवाए हैं, वो भी आप वीडियो में देख लें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है रेजिडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, वो कौन सी स्टेट है? इसका आंसर है पार्ट बी, मेघालय। मेघालय स्टेट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेजिडेंट्स। और यही जो प्लेटफॉर्म है ये एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम फॉर अथॉरिटीज़। कि अथॉरिटीज़ को कोई भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, गैदर करनी है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी ये बात है, ये जो पोर्टल है ये किस एक्ट के अंडर जो है वो दिया गया है? ये है, इसको बोला जाता है MRSSA। इसी को इस एक्ट के अंडर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ये पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है। किसने किया है? वहाँ के जो सीएम हैं, सीएम ने लॉन्च किया था। उनका नाम है कॉनरेड के संगम। कॉनरेड के संगम उन्होंने लॉन्च किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं इन शिलोंग। ठीक है, शिलोंग में ये लॉन्च हुआ है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये पोर्टल जब शुरू में स्टार्ट होगा, जब फर्स्ट फेज़ में ये 7 लोकेलिटीज़ को रोल्ड आउट करेगा। पहले ये 7 लोकेलिटीज़ को रोल्ड आउट करेगा, उसके बाद जो है वो बाकी लोकेलिटीज़ में जाएगा। इस पोर्टल के अंडर 6000 से ज़्यादा जो विलेजेस हैं उनको कनेक्ट किया गया है। 6000 से ज़्यादा विलेजेस इसमें कनेक्ट हुए हैं। और ये दावा भी किया गया है कि बाकी जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज और प्रोग्राम्स होंगे वो भी इस पोर्टल के थ्रू बेटर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, हो पाएंगे। ठीक है, और ये तो रेजिडेंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो होगी ही होगी। हेल्थ के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो दी ही जाएगी, लेकिन साथ साथ में अगर बाकी जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देगी वो भी यहाँ पे बेटर इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी हैज़ इनैगोरेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की किस सिटी में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हुआ है? तो इसका आंसर है पार्ट डी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है वहाँ पे ये हुआ है। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। किसके अंडर किया है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, इसके अंडर ये हुआ है। इसमें उन्होंने ये बोला है कि रूरल इकोनॉमी को तो डेयरी जो है वो प्रेरणा देता ही है, लेकिन साथ में ये एज ए सोर्स भी वर्क करती है फॉर द लाइवलीहुड ऑफ क्रोर्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो समिट है ये 4 दिन का समिट रहा है। 4 दिन तक ये कंटिन्यूसली चलता रहा है। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। 50 कंट्रीज़ इसमें पार्ट लिया है। लास्ट समिट जो इंडिया में हुआ था, इसका लास्ट समिट हुआ था 1974 में। 74 के बाद ये अब 2022 में इंडिया में हुआ है। और एक चीज़ कि इसमें ये भी चीज़ बोली है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि जो इंडिया का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो 23% है।
23% पूरे वर्ल्ड का जितना प्रोड्यूस होता है उसमें से 23% इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करती है एनुअली। और एक चीज़ और बोली गई है कि 8 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को एम्पावर किया गया। और ये सारा का सारा कहाँ पे शोकेस होगा, ये इसमें शोकेस किया जाएगा IDF WDS इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, उसमें ये सारा का सारा शोकेस किया जाएगा, पूरा का पूरा जो डेटा है। और ये कहाँ पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which state has launched its first ever cinematic tourism policy? तो कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पार्ट सी, गुजरात। गुजरात पहली स्टेट है जिसने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी अडॉप्ट की है, पॉलिसी लॉन्च की है। और इसको किसने लॉन्च किया है? वहाँ के जो CM हैं भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल भी बोलते हैं उनको, भूपेंद्र पटेल, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें एक चीज़ बोली गई है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए? फिल्म प्रोडक्शन के लिए, फिल्म प्रोडक्शन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेंगी। ये दो चीज़ें बोली गई हैं। साथ साथ में शूटिंग स्पॉट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, कहाँ पे? वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है, वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ में। एंड जो शिवराजपुर बीच है उसको शिवराजपुर बीच को भी क्या बनाया जाएगा? उसको भी बनाया जाएगा शूटिंग स्पॉट। इसमें चार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे, MOU साइन किए गए हैं। इसमें किसने साइन किए हैं? अजय देवगन ने साइन किया। अजय देवगन जो है जो बॉलीवुड से हैं वो भी यहाँ पे आए थे इस ओकेज़न पे। उन्होंने इनको साइन किया था कि हम यहाँ पे क्या क्या देंगे, फिल्म मेकिंग स्टूडियोज़ बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक्टिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे। एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड कर दूं कि टूरिज्म पॉलिसी वाज आल्सो शोन इन दिस ओकेज़न, कि इन्होंने टूरिज्म पॉलिसी भी बताई है कि कौन सी टूरिज्म पॉलिसी जो है वो गुजरात अभी न्यू जो है वो उसको एक्सेप्ट करने वाली है। तो वो भी इसी ओकेज़न पे उसको भी शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ यूनाइटेड किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II? तो कौन बने हैं यूनाइटेड किंगडम के न्यू किंग? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, क्वीन एलिजाबेथ II जो है उनकी डेथ हो चुकी है। वो 96 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हुई है। टोटल उन्होंने 70 साल तक का राज किया है, 70 साल का उनका रीन रहा है। इन 70 सालों में 15 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। और किंग चार्ल्स जो है, किंग चार्ल्स तो किंग तो बने हैं, लेकिन ये सारे किंग चार्ल्स हैं। जो इसका आंसर है, राइट आंसर है, वो है पार्ट सी, किंग चार्ल्स III, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 सारी काउंटिंग है, आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए। किंग चार्ल्स III बने हैं, जो कि ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने ब्रिटिश थ्रोन एसीड किया है। ओल्डेस्ट पर्सन ब्रिटिश थ्रोन के साथ साथ ये 14 अदर जो कॉमनवेल्थ रिलम्स हैं उनके भी किंग बने हैं। ये 1948 इनका बॉर्न है, 73 ईयर्स के हैं और ओल्डेस्ट पर्सन है किंग चार्ल्स III। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which program has been created to connect entrepreneurs in India with US based investors? So इसका आंसर जो है वो है पार्ट A, ठीक है, क्योंकि सेतु प्रोग्राम जो है, सेतु प्रोग्राम एक क्रिएट किया गया है जो किस को कनेक्ट करता है, इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया किसके साथ? US बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कनेक्ट करता है बाय सेतु प्रोग्राम। सेतु जैसे हमारा सेतु ब्रिज है ना, उसी के नाम पर है ये सेतु प्रोग्राम, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को किसी फॉरेन US बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ। ये जो सेतु है, बेसिकली सेतु है क्या? सेतु है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है कि ये बेसिकली है क्या, ये कंसर्न किसके साथ करती है? इसका कंसर्न है इंडिया स्टार्टअप के साथ, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये उसके साथ बेसिकली इसका कंसर्न है, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, जो कि किसने लॉन्च की है? जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है। इसमें ये चीज़ें बोली गई हैं कि जो US मेंटर्स हैं,
जो यूएस के जो मेंटर्स हैं, ठीक है, बेसिकली कहाँ के, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के जो मेंटर्स हैं, जो कि चाहते हैं कि हम यहाँ पे हमारे इंडियंस के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएँ और हमारे जो इंडियन फर्म्स हैं उनके साथ कनेक्ट करें, ठीक है, और उनको सपोर्ट करें, उनको जो एडवाइस है वो एडवाइस वगैरह दें। और बेसिकली इनका जो एरिया है वो फंडिंग में हो गई, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शलाइजेशन में ये सारा का जो ये जो सेतु है ये वर्क करेगा। और सेतु भी आगे एक और प्रोग्राम है जो इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, वो है मार्ग के अंडर रह के ये सारा काम होगा। ओके, सो ज़्यादा डीप नहीं जाना है मुझे, तो मैं इतना ही बता दूं कि मार्ग के अंडर रहकर ही ये सेतु प्रोग्राम होगा, जिसका मेन जो फोकस है वो ये है कि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना है, फंडिंग करना है, मार्केटिंग या कमर्शलाइजेशन में हेल्प करना है। दैट्स ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेल्थ फ्रैगेट ऑफ इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 17A? इसी को बोला जाता है P-17 अल्फा। इसी प्रोजेक्ट को ये भी बोला जाता है P-17 अल्फा। ओके, और एक ये सीरीज स्टार्ट की गई है और अभी थर्ड प्रोजेक्ट है, और थर्ड कहाँ पे बना है? तारागिरी में। इसका आंसर है पार्ट ए, तारागिरी। 2020 में इसका लॉन्च हुआ था, फर्स्ट 21 में सेकंड एंड 2022 में इसका थर्ड जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। और किसने किया है, किसके अंडर होता है? मैजागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, MDSL, मैजागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, उसके अंडर ये होता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर दिया जाता है। हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू फॉर्गिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पैनल स्टोरी। तो एक बुक जो है वो लिखी गई है फॉर्गिंग मेटल, जो किसके ऊपर बेस्ड है? नृपेंद्र राव के ऊपर। नृपेंद्र राव एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। 1980 में इन्होंने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की थी, और ये पैनल ग्रुप के फाउंडर भी हैं नृपेंद्र राव। नृपेंद्र राव जो है, इनके फादर जो हैं वो हैं JV नरसिंह राव। इनके फादर JV नरसिंह राव जो कि पॉलिटिशियन रहे हैं, डिप्टी CM ऑफ आंध्र प्रदेश भी रहे हैं, डिप्टी CM ऑफ आंध्र प्रदेश भी रहे हैं। लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है, जो नृपेंद्र राव है, ये पॉलिटिक्स में ना आए, और इन्होंने अपनी बाद में क्या की थी? इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की थी। और इस पे एक बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? इसका आंसर है पार्ट ए, पवन C लाल। इन्होंने एक इसके ऊपर बुक लिखी है, इनकी लाइफ हिस्ट्री उसमें बताई गई है कि किस तरह से विक्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पिरिट अगेंस्ट डिफ़िकल्ट ऑड्स, जो भी उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने किस तरह से विक्ट्री की है ह्यूमन स्पिरिट के थ्रू। एक स्पिरिट होता है ना इंसान का, तभी कोई चीज़ वो जो है वो उसमें सक्सेसफुल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ अनवील्ड इट्स स्टेट ऑफ आर्ट बैंक ऑन व्हील वैन इन गुजरात? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर स्टेट जो है वो बनी है जिसने बैंक ऑन व्हील बनाया है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट में बैंक ऑन व्हील जो है वो बना है, तो वो गुजरात में है। किस बैंक ने बनाया है? इसका आंसर है पार्ट सी, HDFC बैंक ने ये बनाया है। और ये 10 से 25 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसको कवर करेंगे, डोर टू डोर बैंक ऑन व्हील सर्विस देंगे। रूरल बैंकिंग रेजिमेंट उसके अकॉर्डिंग उस स्कीम के थ्रू, रूरल बैंकिंग रेजिमेंट के थ्रू ये बैंक ऑन व्हील स्कीम जो है, बैंक ऑन व्हील जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया है। एक चीज़ और बता दूं कि ATM ऑन व्हील पहले से है, ठीक है, वो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, और ये बैंक ऑन व्हील भी लॉन्च हो गया, ये किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स के नए कमिश्नर, हाई कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है पार्ट ए, वॉल्कर तुर्क। यही जो है वो हाई कमिश्नर बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स के इन यूनाइटेड नेशन। ये हंगरी के हैं, और पहले ये एज ए सेक्रेटरी जनरल फॉर द एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन वहाँ पे काम कर रहे थे। और अभी इन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने एक लेटर भी लिखा है। किसको लिखा है? एलन मस्क जो ट्विटर के CEO हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उनको फायर कर दिया था। तो इन्होंने एक लेटर उनको लिखा है कि ह्यूमन राइट्स आर सेंट्रल टू द मैनेजमेंट ऑफ ट्विटर, कि ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखें आप जो भी करें ट्विटर में, ह्यूमन राइट्स का ध्यान भी रखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो इंडिया का क्या रैंक आया है UNDP में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में? इस बार इंडिया का रैंक जो है वो 132 है। ये बहुत ही पिछड़ा रैंक है एक किस्म का, क्योंकि टोटल 191 कंट्रीज़ में से हमारा 132 रैंक आया है, और हमारी जो प्लेस है वो एज ए मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में है। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में हम टॉप में नहीं हैं। और HDI की वैल्यू, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू है इंडिया की इस बार की, वो है 0.633। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बस एक चीज़ और बता दूं कि पिछले साल 131 था, उससे पीछे 129 भी था, लेकिन इस बार हम 132 में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच रिवर बिहार गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, गयाजी डैम? तो किस रिवर पे बिहार गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रबर डैम बनाया है? ये फर्स्ट जो है वो लॉन्गेस्ट रबर डैम बनाया गया है, गयाजी डैम जिसका नाम है, ये गया में बनाया है। गया जो जगह है वहाँ पे बनाया गया। और किस रिवर पे बनाया गया है? इसका आंसर है पार्ट ए, फाल्गु रिवर। और इसी फाल्गु रिवर पे एक स्टील का फुट ब्रिज भी बनाया गया है, जहाँ पे लोग आ जा सके, क्योंकि वहाँ पे ना एक पितृपक्ष मेला होता है जो कि होमेज पे करता है एंसेस्टर्स को। पितृपक्ष मेला होता है जो कि होमेज पे करता है एंसेस्टर्स को, और उसी मेले के लिए, उसी की वजह से ये ऊपर, इसके ऊपर स्टील ब्रिज भी बनाया गया है। और सबसे लंबा है, किसने बनाया है? बिहार के जो CM है नीतीश कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has been appointed as the chief एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? तो कौन है अभी के CEO ऑफ इंडिगो एयरलाइन? इसका आंसर है पार्ट डी, पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स इस बार के CEO ऑफ इंडिगो एयरलाइंस के बने हैं, जो कि पहले ये CEO ऑफ KLM रॉयल डच एयरलाइन के थे। अभी ये इंडिगो एयरलाइन के CEO बने हैं। और इंडिगो एयरलाइन के जो ऑनर हैं वो कौन है? मिस्टर राहुल भाटिया। मिस्टर राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइन के मालिक हैं, ऑनर हैं राहुल भाटिया। आगे चलें, हम आगे देखते हैं, क्योंकि इस बार ना एक चीज़ और भी हुई है। इंडिगो एयरलाइन में बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं, वहाँ पे रहने के लिए कुछ नए नए तरीके जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पेस एजेंसी एक्सपेरिमेंट मॉक्सी हैज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड ऑक्सीजन ऑन मार्स? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। कौन सी जो स्टेट है, कौन सी जो स्पेस एजेंसी है, उसने एक्सपेरिमेंट से मार्स के ऊपर ऑक्सीजन क्रिएट कर दिया है? तो हमारे पास आंसर है पार्ट डी, नासा ने ये किया है। नासा ने क्या किया आपको पता है? मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात है। और एक मॉक्सी एक्सपेरिमेंट के अंडर के थ्रू ये हो पाया है। ये बेसिकली पता है क्या करते हैं? मतलब उसकी वहाँ का जो एयर है उसको कंप्रेस करते हैं, उसके बाद उसके आगे एक बॉक्स लगाया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, उस जो वहाँ की जो एयर है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्सीजन आयंस में और CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे जो भी एक्सप्लोरर जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर ब्रीदिंग एंड फ्यूल। और ये बहुत बड़ी सक्सेस है, ब्रीदिंग एंड फ्यूल। और चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग RRTS रूट बिकम इंडियाज फर्स्ट RRT कॉरिडोर टू यूज एन ऐप बेस्ड टोकन फ्री टिकटिंग सिस्टम? तो एक RRT जो है वो कॉरिडोर बनाया गया है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है, जो कि किस किस के बीच में है। और ये एक वहाँ पे ना उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है, कॉरिडोर ऐप बना दी हुई है, एक ऐप बना दी गई है जिसमें टोकन फ्री टिकटिंग सिस्टम होगा, टोकन फ्री रहेगा वो टिकट। तो वो किसके बीच में है? दिल्ली और मेरठ के बीच में है। ये जो RRTs है ना, ये एक किस्म का मेट्रो ही है, लेकिन मेट्रो में फ़र्क सिर्फ इतना है, मेट्रो के बहुत ज़्यादा स्टॉप्स होते हैं, इसके कम ही रहेंगे, बहुत कम स्टॉप्स रहेंगे, और इसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी। ये भी इलेक्ट्रलाइज्ड ही होगा, लेकिन ये यूज़ होगा कहाँ पे? जो लोकल ट्रांजिट करना है अर्बन एरियाज़ में, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। मेरठ और दिल्ली तो इसके दोनों स्टॉप्स रहेंगे, लेकिन गाज़ियाबाद भी है इसका एक स्टॉप, उसके बीच से गुजरती जाएगी ये RRT, ठीक है। और RRT रूट बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
हेल्थ सेक्टर इन इंडिया विल रीच $50 बिलियन बाय विच ईयर। तो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर पे हम कितने पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो 50 बिलियन करेंगे। और कब तक करेंगे? तो 2025 इसका आंसर है। पार्ट सी 2025। हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जतिंदर सिंह जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं इस वक्त। उन्होंने इसको बोला है इसके बारे में कि हम क्या करेंगे कि इंक्रीज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट किस में? डिजिटल हेल्थ केयर टूल में। डिजिटल हेल्थ केयर टूल्स में हम इंक्रीज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 12% हम इंक्रीज़ करें किसमें? ग्लोबल मार्केट ऑफ शेयर इन मेडिकल डिवाइसेस में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा इंक्रीज़ हो जाए 10 से 12%। हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब मार्केट में हमारे मेडिकल डिवाइसेस ज़्यादा जाएंगे, ये बोला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सो नेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। सो एक चीज़ और है, ये हुआ कब है? ये एक वहाँ पे समिट हुआ है न्यू दिल्ली में, उसके अंडर ये सारा चीज़ें बोली गई हैं, वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड के न्यू चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है पार्ट ए महेश विश्वनाथन अय्यर। महेश विश्वनाथन अय्यर जो हैं ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो MGL है ये एक्चुअल क्या वो करता है? लीड करता है नेचुरल गैसेस को। नेचुरल गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये नेचुरल गैसेस को ही लीड करता है। इसकी जो फाउंडेशन हुई है 1985 में 1995 में हुई थी, और 1995 में हुई थी। और इसका जो प्रमोटर है वो गेल है। गेल के थ्रू इसकी प्रमोशन होती है MGL की। सो इसके आंसर है, तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो महेश विश्वनाथन अय्यर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी हैव जॉइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। कौन सी सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को? तो ये 3 सिटीज़ हैं। इसका पार्ट ए आंसर है वारंगल, थिरुसर एंड नीलम्बूर, ठीक है। तो इनमें से जो 2 हैं, थिरुसर और नीलम्बूर जो हैं, ये केरला की हैं, और वारंगल ये तेलंगाना की है। ये केरला की हैं दोनों, और ये तेलंगाना की हैं। तेलंगाना की सिटी है वारंगल। और एक चीज़ और बता दूं कि यूनेस्को जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है, इसमें टोटल 249 सिटीज़ जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हैं, और 3 और हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं, वारंगल, थिरुसर एंड नीलम्बर, अंडर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग UIL। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसके अंडर ये होता है। और ये जो है ये कि इंस्पिरेशन है, नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिस अमंग ईच अदर इन द वर्ल्ड। कैसे कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करके, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट टॉप पोजिशन इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम। तो पोषण अभियान स्कीम, पहले इसके बारे में आपको बता दूं कि पहले इसी स्कीम को मिड डे मील भी बोला जाता था, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। इसको अभी PM पोषण के नाम से जाना जाता है, PM पोषण के नाम से, क्योंकि इसको पहले क्या बोलते थे? मिड डे मील बोलते थे, जो कि बच्चों को दी जाती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। आपको पता ही है इसके बारे में। तो कौन सी स्टेट है जिसने अभी इसको पूरे देश में सबसे टॉप पोजीशन पे है, जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है? तो वो है, इसका आंसर है पार्ट ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉपेस्ट है। सेकंड नंबर पे आती है आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है। थर्ड नंबर पे गुजरात है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, और फर्स्ट नंबर पे जो है वो सिटी है वो महाराष्ट्र है, जो इसमें टॉप रही है। और हाँ जी, और इसको पहले मिड डे मील बोला जाता था, अभी इसको PM पोषण बोला जाता है, जो कि कब लॉन्च हुआ है? इसका नाम PM पोषण कब से ये स्टार्ट हुआ है? 8 मार्च 2018 से PM पोषण के नाम इसको दिया गया है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which state has become the first state in India to have the first modified bio village? तो इसका आंसर है पार्ट सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ पे ये क्या बनाया गया है, एक बायो विलेज बनाया गया है। उसका विलेज का नाम है 10 पारा विलेज जो है त्रिपुरा का, वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू नेचुरल बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड। वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल नेचुरली बेस्ड किया गया है, बायो विलेज बनाया गया है। बायो विलेज है क्या है, एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है बायो बेस, जिसमें क्या होगा, सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगी, बायोगैस जो है वो होगा, और उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स वहाँ पे यूज़ होंगे, एक अच्छा एग्रीकल्चर वहाँ पे यूज़ होगा। मतलब कम्प्लीटली एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और इसमें 100 बायो, उन्होंने बोला कि 100 बायो विलेज हम बनाएंगे, जिसमें से 10 जो हैं वो बन चुके हैं, 10 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अभी 90 बनाने हैं, 90 बनाने का एम है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स ये सीएम जो है दिल्ली के केजरीवाल ने लॉन्च किया था। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया है, वर्चुअल स्कूल फॉर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और ये एक इसका क्राइटेरिया बनाया गया है कि 8th क्लियर होनी चाहिए, 8th पास होना चाहिए बच्चा, और उसके बाद 9th से 12th तक की एजुकेशन जो है वो वर्चुअल स्कूल में उनको प्रोवाइड की जाएगी। और इन्हीं बच्चों को वहाँ पे तैयार किया जाएगा, किसके लिए, एंट्रेंसेस जो होते हैं नीट वगैरह के लिए, नीट हो गई, जेई का जो एंट्रेंसेस हैं, ये सीयूईटी के जो एंट्रेंसेस हैं उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। बच्चों की एज जो है वो 13 से 18 साल के बीच में होनी चाहिए, 13 से 18 साल के बीच में 8th पास होने चाहिए, और 9th और 12th तक की एजुकेशन इस स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी। ये डिजिटल भी प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी। और टीचर्स के लिए स्पेशली जो टीचर्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने एक वर्चुअल पेडागोगी की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, साथ में उनको ऑनलाइन लेसन ट्रांजेक्शन्स भी आने चाहिए। और कौन सी स्टेट है, कौन सी यूटी है, सॉरी यूटी है दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो ये अभी बहुत दिनों से खबरों में है कि कौन जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसका आंसर है बी, पार्ट बी, ऋषि सुनक बने हैं। पहले लिज ट्रस जो थे वो बनने वाले थे, लेकिन बने कौन है, ऋषि सुनक, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत बड़ी बात है कि इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है वो ब्रिटेन में जाके प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो ऋषि सुनक हैं ये एक बेसिकली एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन भी थे। तो पहले ये फॉर्मर चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है एज ए वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इन्होंने बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो बनाई हैं अलग अलग जियोग्राफीज़ में जाके। इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो ईस्ट अफ्रीका रहते थे। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ गए थे, यूके में गए हैं इनके पेरेंट्स। और एक चीज़ और है ऋषि सुनक के बारे में, इनकी जो शादी है, इनकी वाइफ भी इंडियन है, इन्होंने इंडिया में शादी की है। अक्षता मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति जो हैं इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी बेटी है, उनसे इन्होंने शादी की है। तो बहुत बड़ी बात है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक ब्रिटेन में जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी कॉन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी? तो कौन है जिसको ये वाला बहुत बड़ा जो ऑनररी रैंक दिया गया है बाय नेपाल आर्मी? तो इसका आंसर है पार्ट डी, मनोज पांडे, जो कि चीफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी है। इनसे पहले जो थे वो प्रभु राम शर्मा थे, जो कि अब चेंज हो गए हैं और मनोज पांडे बने हैं। और जो फर्स्ट जो अवार्ड, जो ऑनररी रैंक जो दिया गया था वो 1950 में दिया गया था, जो किसको मिला था, KM कैरियाप्पा। नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ये जो ऑनररी अवार्ड है, ऑनररी रैंक जो है वो चीफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी को दिया है। कहाँ पे दिया था, नेपाल में। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू में शीतल निवास, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे उनको ये दिया गया है, ये ऑनररी रैंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी
स्कीम, तो कौन सी स्टेट है जिसने एक पिगरी स्कीम जो है लॉन्च की है, जो कि क्या प्रमोट करेगी, पिग ब्रीडिंग को प्रमोट करती है, फार्मर्स को कहती है कि आप पिग की ब्रीडिंग के लिए जो है वो काम करो। और कौन सी स्टेट है, इसका आंसर है पार्ट सी, मेघालय। मेघालय स्टेट है, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये किस स्कीम के अंडर लॉन्च हुई है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। मैं पूरा नहीं लिख पाती हूँ, यहाँ पे पूरा नाम लिखूँगी तो मुश्किल हो जाता है, तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बोल देती हूँ, तो आप अगर कोई कॉपी कर रहा है तो उसको कॉपी कर लें। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और इसमें बोला है कि 4 पिग्स टोटल दिए गए हैं, जिसमें 3 फीमेल रहेंगी और 1 जो है वो मेल होगा, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है कि हम पिग को प्रमोट करेंगे कि जो कि रूरल इकोनॉमी में हेल्प करेगा। और किस ब्लॉक में, ईस्ट गारो हिल्स में, सुमांदा ब्लॉक में ये जो मिशन है, ये जो रूरल बैकयार्ड पिगरी सिस्टम जो है, स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मशीन हैज सेट अप बाय द इंडियन रेलवेज एट मुंबई स्टेशन टू कन्वर्ट वाटर वेपर्स इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एक मशीन जो है वो लॉन्च की गई है मुंबई स्टेशन में, जो क्या करेगी, जो कन्वर्ट करेगी वाटर वेपर्स जो एयर में हैं उनको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करेगी। तो ये कहाँ पे हुई है, ये इसका आंसर है कौन सी मशीन है, ये है मेघदूत। इसका आंसर है मेघदूत, ठीक है, मेघदूत मशीन है। कहाँ पे हुई है, मुंबई स्टेशन पे ये लगाई गई है। और इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है कि जब ये कब काम करेगी, जब 18 से 45 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए और 25 से 100% वाटर वेपर्स होने चाहिए या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में। तो ये जो मशीन है मेघदूत, ये क्या करेगी, उनको कन्वर्ट कर देगी किसमें, वाटर वेपर्स को पोर्टेबल वाटर में। इंडियन रेलवेज ने इसको सेटअप किया है, ठीक है, और किसके साथ कोलैबोरेट करके, CSIR के साथ एंड IICT के साथ कोलैबोरेट करके ये सिस्टम, ये मशीन बनाई गई है, जो कि दादर, थाने और बहुत सारी जो स्टेशन है मुंबई के, उनको इसको ये कवर करेगी। तो इसका मशीन का नाम है मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली ही नहीं पढ़ा करो, इनडायरेक्टली भी पढ़ा करो कि कौन सी मशीन है जो वाटर वेपर्स को कन्वर्ट करेगी। तो वो कहाँ पे लॉन्च हुई है, वो मुंबई में लॉन्च हुई है, मुंबई में इस्टेब्लिश हुई है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो कौन है नए जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल अथॉरिटी बने हैं, तो वो है, इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट ए, जो इसका आंसर है DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये बने हैं हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, अब ये चेंज हो गए हैं, चीफ जस्टिस थे, अब ये चेंज हो गए हैं, अब ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस अथॉरिटी बने हैं, जिसको नालसा भी बोला जाता है, NALSA। और किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं ये, बाय जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये है क्या, ये एक एक्ट के अंडर ये पोस्ट दी जाती है। एक एक्ट हुआ था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ओके। क्योंकि मुझे पूरा लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं इतने स्पेस में इतना ज़्यादा नहीं लिख सकती हूँ, तो यहीं से बता देती हूँ। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987, उसके थ्रू ये पोस्ट जो है वो बनाई गई थी। और उसमें अभी जो अपॉइंट हैं वो हैं DY चंद्रचूड़, जो कि पहले चीफ जस्टिस थे। अभी चीफ जस्टिस की जो जगह है ना, वो नए आए हैं, वो हैं UU ललित, ठीक है, वो बने हैं। अगर वो क्वेश्चन आए तो वो ये बता देना कि अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो UU ललित हैं, पहले थे DY चंद्रचूड़। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट, UT, किस स्टेट या UT में फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो बनाई गई है, सेटअप की जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। तो इसका आंसर है पार्ट B, लद्दाख, लद्दाख में ये हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो है नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बनाई जाएगी, जो कि क्या हेल्प करेगी, टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज़्म, जो टूरिज़्म एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड होगा वो उसको बूस्ट करेगी, क्योंकि ये हाईएस्ट लोकेटेड साइट है
ठीक है, ये याद रखना। हाईएस्ट लोकेटेड साइट अगर कोई है जहाँ पे नाइट स्काई सेंचुरी बन रही है तो वो लद्दाख है। फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रेज को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए ये बनाई गई है, वहाँ पे सब कुछ दिखाया जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि हेनले भी बनाया गया है, और ये किसके द्वारा ऑपरेटेड हुआ, कौन इसको ऑपरेट करता है, IIA, उसके अंडर ये ऑपरेट होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये पेपर में, लद्दाख में बनी है आपकी नाइट स्काई सेंचुरी। यहाँ पे लिखना था विच, तो विच कैंसिल हो गया है, मैं ऐसे बताती हूँ। विच स्टेट्स भरतौल बिकम्स फर्स्ट विलेज इन स्टेट टू हैव RO वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट जो है वो बनी है जिसने पूरे विलेज में क्या लगाया है, RO वाटर सप्लाई जो है वो दी जाएगी। तो इसका आंसर है पार्ट C, क्योंकि भरतौल जो है ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। बरेली जो है, बरेली सिटी है, उसका भरतौल विलेज है और ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो RO है ना, RO कहाँ पे लगाए जाएंगे, जो मेन सप्लाई टैंक होंगे ना उसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, और एक सबसे अच्छा जो पानी है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एक अच्छी स्कीम है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, क्वालिटी वाटर देने के लिए, और हर एक हाउस होल्ड में ये होगा। और ये किस प्रोग्राम के अंडर हुआ है, किस इनिशिएटिव के अंडर हुआ है, अंडर आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव, आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव। ठीक है, आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव, उसके अंडर ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये लॉन्च हुआ है। और जो इसकी विलेज हेड है, इस विलेज की जो हेड है वो है प्रवेश कुमारी। प्रवेश कुमारी इसकी विलेज हेड हैं, जिनकी देख रेख में ये हुआ है प्रवेश कुमारी। ये हो रहा है उस गांव में, किसमें, भरतौल में। इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस गांव में है, तो वो भरतौल गांव में है। 4 जो है RO प्लांट्स इसमें इंस्टॉल कर दिए गए हैं, बाकी भी अभी किए जाएंगे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के भरतौल विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ वुमेन ओनली लोन स्कीम महिला निधि। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए लोन स्कीम दी गई है, किस स्टेट ने दी है, पहले मैं ये बता दूं। तो ये है इसका आंसर राजस्थान। राजस्थान में अशोक गहलोत जो हैं वहाँ के CM, उनके द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, गहलोत। ओके, तो इसमें क्या होगा कि महिलाओं को लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो राजस्थान का जो बजट आया था 22-23 का, उसी में ये बताया गया था कि हम महिला निधि एक जो लोन स्कीम है वो लॉन्च करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो डेटा है वो ये है कि 40,000, ठीक है, 40,000 जो है वो 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर 40,000। उसके बाद अगर दोबारा किसी ने लोन लेना है तो वो 40,000 दोबारा से मिलेगा, लेकिन 15 दिनों के बाद, आफ्टर 15 डेज। ठीक है, ये है इसकी क्राइटेरिया कि पहले जो 40,000 है वो 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद का जो 40,000 है वो 15 दिनों के बाद मिलेगा। और ये लोन स्कीम है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has elected as new president of All India Football Federation? तो कौन बने हैं हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है कल्याण चौबे। पार्ट B इसका आंसर है कल्याण चौबे, जो कि खुद एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं और BJP के ये पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, और खुद भी एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं, और इन्हीं को एज न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। पहले काफ़ी देर से ये जो पोस्ट थी ये खाली थी, लेकिन उसके बाद इसके इलेक्शन करवाए गए 2022 में, और कल्याण चौबे जो है उनको न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। INS विक्रांत इंडियाज फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वाज फॉर्मली कमीशनड एट विच शिपयार्ड लिमिटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि INS विक्रांत जो है ना, एक चीज़ इसको आपको इसके बारे में बता दूं कि ये लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट इन द नेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी शिप है जो इंडियन नेवी की हिस्ट्री में आज तक बनी है। और ये कहाँ पे जो अभी फॉर्मली कमीशन की जा रही है, एट विच शिपयार्ड लिमिटेड? तो इसका आंसर है B, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरला में है। ठीक है, और ये इंडियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसमें अभी ना कुछ मिसाइल्स वगैरह का सिस्टम भी जो है वो लगाया जा रहा है, तो वो अभी जो है वो लगाया जा रहा है, अभी देखते हैं उसका क्या होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहाँ पे है? इसका आंसर है
पार्ट बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी। तो कौन है हमारे नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी? तो इसका आंसर है पार्ट बी यमुना कुमार चौबे। पहले जो थे फॉर्मर जो थे वो अभय कुमार सिंह थे, जो अभी चेंज हो गए हैं, पार्ट सी में दिया गया अभय कुमार सिंह, वो पहले थे। अभी यमुना कुमार चौबे हैं जो कि चेयरमैन बने हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एनएचपीसी के। और यही जो यमुना कुमार चौबे हैं ये नॉमिनी डायरेक्टर भी हैं किसके? बोर्ड ऑफ चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। तो ये उसके नॉमिनी डायरेक्टर भी हैं। अभी ना इनको वैसे एक टेम्पररी ही जो है वो पोस्ट दी गई है, 3 मंथ्स के लिए दी गई है, सितंबर 1 से शुरू होकर 3 मंथ्स के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं ये कब तक अपना कार्यकाल करते हैं पूरा, जब तक कोई और नया नहीं आ जाता या यही जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो उसके बारे में देखते हैं। इनका टेम्पररी प्रोविज़न है अब तक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो कौन बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो इसका आंसर है पार्ट सी वसुधा गुप्ता जो है वो बनी है। पार्ट सी इसका आंसर है वसुधा गुप्ता, ठीक है। और 32 ईयर्स लॉन्ग इनका करियर है अब तक का, और अभी क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। इसके बारे में मैं क्या ही ज़्यादा डीप जाऊँ, तो इतना ही नाम ही काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं, विच कंट्री हैज़ सरपास्ड ब्रिटेन टू बिकम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देर से ये अभी न्यूज़ में ही चल रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी 5th नंबर पे आ गई है। तो कौन है? इसका आंसर इसका है पार्ट ए इंडिया। इंडिया अभी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले हमसे आगे यूके था, यूके को हमने सरपास कर दिया है। अब हम 5th नंबर पे हैं। 1st नंबर पे यूएस है, उसके बाद चाइना है, जापान है, जर्मनी है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। पहले यूके था, अब इंडिया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और हमने जो यूके को सरपास किया, ओवरटेक किया है विद 7% ग्रोथ 2022। और ये जो सर्वे है ये करता कौन है, ये बताता कौन है कि ये 1st नंबर पे है, 2nd नंबर पे है? ये जो नंबरिंग दी है ये कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये सर्वे के अकॉर्डिंग ये इसके बारे में सर्वे करता है कि किसकी इकोनॉमी अभी किस नंबर पे है। नंबरिंग जो देती है ये करता है IMF। और यूके को हमने पीछे कर दिया है विद 7% ग्रोथ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवार्डी ऑफ 64th रेमन मैग्से अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड 64th अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। वैसे तो इसमें 4 पर्सन्स थे, एक का नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें 4 पर्सन्स थे, ये 3 ही है, ये तीनों को दिया गया है। और ये अवार्ड देता कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस देती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस देती है। नहीं लिख सकती पूरा, यहाँ पे खुद देख लेना क्या है, मैंने बोला है गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस देती है। और इसी अवार्ड को, रेमन मैग्से अवार्ड को ही क्या बोला जाता है? एशियाज नोबल पीस अवार्ड, एशिया नोबल पीस अवार्ड, ठीक है। एशिया नोबल पीस अवार्ड भी इसको दिए बोला जाता है। और कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस देती है। और 2022 में ये 4 लोगों को दिया गया है, ये तीनों को तो दिया ही गया है, और एक और भी पर्सन है इसमें 4th, टोटल 4 लोगों को दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला डिक्लेयर्ड एज द 5th फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो केरला की कौन सी ऐसी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी 5th फुल डिजिटल जो बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी है? तो इसका आंसर है पार्ट ए अलापुझा, ठीक है। अलापुझा जो है वो 5th डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी है। 1st जो है वो थ्रीसुर है, थ्रीसुर 1st है। अभी 5th, इन्होंने 5th के बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इधर ये भी देख लेना कि 1st के बारे में पूछा है कि 5th के बारे में पूछा है। 5th बनी है अलापुझा, 1st बनी थी थ्रीसुर, ठीक है। और यही जो केरला है, केरला एक 1st स्टेट बनी है जिसने अचीव किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ 1 बैंक अकाउंट इन अ फैमिली। जो प्रोग्राम है उसको अचीव करने वाली 1st स्टेट बनी है केरला। शुरू में ये जो डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी थ्रीसुर, अभी 5th जो है वो है अलापुझा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th है अलापुझा, इसमें कंफ्यूज मत होना, 1st थ्रीसुर है, 5th अलापुझा है। और केरला ने ही एक जो स्कीम है 1 बैंक अकाउंट फॉर ईच फैमिली
उसको सबसे पहले क्या किया है, अचीव किया है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वन द बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये किसने जीता है, ये इन्होंने कार रेस भी जीती थी। इसका आंसर है पार्ट डी, मैक्स वर्स्टैपन जो हैं, ये नीदरलैंड के हैं और इन्होंने बहुत सारी जो है ये ग्रैंड प्रिक्स की ऑलमोस्ट अवार्ड्स ये जीत चुके हैं। एक इन्होंने कार रेस भी जीती है और अभी इन्होंने ये भी जीता है बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इनैगोरेटेड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। तो किस स्टेट ने जो है वो इनैगोरेट की है, तो इसका आंसर है पार्ट ए, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट है इस वक्त, ठीक है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर ही होगा राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स, बाकी और थोड़ी ना कोई करेगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको इसके बारे में कि ये जो एरिया जो कवर करेगी, ये कहाँ से लेके कहाँ तक की एरिया कवर करेगी, कौन कौन सा एरिया है, लूनी पंचायत से लेके जो मानसिंह स्टेडियम है जयपुर तक का एरिया जो है, वहाँ तक ये एरिया सारा का सारा कवर करके उनके बीच के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके बीच में रूरल ओलंपिक गेम्स शुरू की गई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स। जो इस साल का 67th फिल्म फेयर अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो किसको दिया गया है, तो इसका आंसर है पार्ट सी, सुभाष घई को वो दिया गया है। सुभाष घई से पहले ये राज कपूर जी को दिया गया था, लेकिन इस बार ये सुभाष घई को दिया है। एक चीज़ और बता दूं कि फर्स्ट एवर जो फिल्म फेयर अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, वो फर्स्ट दिया गया था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अमिताभ बच्चन को दिया गया था 1991 में, और इस बार 67th दिया गया है सुभाष घई को। सुभाष घई जी से पहले राज कपूर जी को ये अवार्ड दिया गया था पिछले साल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग इज मेमोयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी कौन है, ये एक बुक है, किसने लिखी है, कि कौन इसकी ऑथर है, इसका आंसर है ए पार्ट मल्लिका साराभाई, जो कि एक क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, ठीक है। और ये एक सेल्फ हेल्प मेमोयर है, अपने बारे में उन्होंने बताया कि कैसे मैंने खुद को स्टैंड किया है खुद की हेल्प करके। तो इसी बुक में ये बताया गया है। किसने लिखा है, मल्लिका साराभाई, जो एक क्लासिकल डांसर हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स दिविता राय हैज़ वन द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स 2022। तो ये कौन सी स्टेट की हैं दिविता राय, जिन्होंने जो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 जीता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, पार्ट सी इसका आंसर है। कर्नाटक की हैं दिविता राय, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये जो अवार्ड है ना मिस दिवा यूनिवर्स 2022, ये जो टॉप 4 जो अवार्ड हैं सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट्स हैं, उनमें से एक ये भी है मिस दिवा यूनिवर्स। मिस दिवा यूनिवर्स जिसको कर्नाटक की दिविता राय ने जीता है, और ये अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मिस यूनिवर्स में भी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग विल इस्टेब्लिश 500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन विच स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट है? 500 अटल टिंकरिंग लैब्स जो बनाई गई हैं वो कहाँ बनाई जा रही है? इसका आंसर है पार्ट बी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा रही हैं। ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये कौन बनवाएगा? नीति आयोग। किसके अंडर बनाएगा? अटल इनोवेशन सिस्टम, अटल इनोवेशन सिस्टम। देख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख सकती। अटल इनोवेशन सिस्टम 500 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाएंगी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें बच्चों को अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। और ये जो करने वाली है, ये अटल टिंकरिंग लैब जो बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, उसका नाम है स्टेम रोबो, ROBO, स्टेम रोबो, ठीक है। तो ये कंपनी है, यही बनाती है अटल टिंकरिंग लैब्स, और किसके थ्रू बनाया जाएगा? नीति आयोग के, जो कि क्या है? अटल इनोवेशन सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन स्टार टू विन द एमी अवार्ड।
ठीक है, तो फर्स्ट एशियन स्टार बने हैं जिसने एमी अवार्ड जीता है। एमी अवार्ड मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका और इंटरनेशनल टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मेरिट बनाता है। ये का जो फर्स्ट एशिया की तरफ जो ये अवार्ड आया है तो वो मिला है, ये है ली जंग जेई जो साउथ कोरिया के हैं। फर्स्ट एशियन स्टार जीतने वाले, एशिया में पहली बार ये जो अवार्ड है ये आया है एमी अवार्ड। ज़्यादातर अमेरिका में जाते हैं, उस तरफ जाता था यूरोप वगैरह में, पहली बार एशिया में आया है ली जंग जेई। और इनको ये बेस्ट ड्रामा एक्टर अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? जो उनका मेन रोल है सियोंग कुछ समथिंग नाम है, सियोंग जी हुन इस तरीके का कोई नाम है इनका उस सीरियल में। और वो जो सीरियल है वो नेटफ्लिक्स पे जो है वो हिट शो रहा है, स्क्विड गेम सीरीज़ ही बोलते हैं इसको, स्क्विड गेम सीरीज़, जो कि नेटफ्लिक्स पे टॉप रही है, हिट रही है। उसके साउथ कोरिया के जो हैं ली जंग जेई, उन्होंने एमी अवार्ड जीता है स्क्विड गेम के लिए बेस्ट ड्रामा एक्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has become the first state in India to construct 8462 अमृत सरोवर लेक्स इन इंडिया? तो ये कौन सी स्टेट है जिसने ये इतनी लेक्स बनाई हैं, अमृत सरोवर लेक्स बनाई हैं? तो इसका आंसर है पार्ट सी, उत्तर प्रदेश ने बनाई हैं। उत्तर प्रदेश ने ये सबसे पहले बनाई हैं। उनके जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लखीमपुर उसमें 256 बनाई हैं, फिर उसके बाद गोरखपुर में 245 बनाई गई हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी बोला गया है कि इनिशिएटिव लिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हम मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे, उसके बाद JNK में भी बनाएंगे ऐसी अमृत सरोवर लेक्स, और उसके बाद गुजरात में भी बनाएंगे। ठीक है, अभी नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, गुजरात में भी बनाया जाएगा। ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अब तक जिसने बनाई है वो है उत्तर प्रदेश, जिसने 8642 जो हैं वो अमृत सरोवर लेक्स बनाई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हेल्थ ATM इन विच सिटी? तो किस सिटी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट हेल्थ ATM बनाया है? तो इसका आंसर है पार्ट बी, गोरखपुर में बनाया है फर्स्ट हेल्थ ATM। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि हम 4600 और भी बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट जो है वो बनाया है गोरखपुर में। और ये जो ATM है ना, इसमें हेल्थ ATM जो है इसमें एक्चुअली होगा क्या, इसमें 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में ही 50 से ज़्यादा जो मेडिकल टेस्ट हैं वो 5 मिनट में उनका रिजल्ट आएगा। और ये जो ATM की स्क्रीन होगी ना, उसके आगे जो भी पेशेंट खड़ा होगा उसकी हाइट, वेट, BP, ब्लड ग्लूकोज, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, ये सारा कुछ जो है वो स्क्रीन के सामने खड़े होते ही स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि ये बहुत फास्ट वर्किंग करेगा। और ये अच्छी बात है कि हेल्थ में जो है वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, और हेल्थ में इस बार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। आपको मैंने बाकी क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स की है। $50 बिलियन जो है उन्होंने खर्च करने का जो इनिशिएटिव लिया है, किसमें, हेल्थ में। और ATM जो है वो बनेंगे 4600 उन्होंने बोला और बनाएंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश इसमें पहल करता है तो बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें भी ये बहुत जल्दी ATM हेल्थ ATMs देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3rd यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट जो है वो रशिया में है, एक रशिया में है, एक चाइना में है। उसके बाद अगर कोई बना रहा है तो वो इंडिया बना रहा है। ठीक है, 3rd जो बन रही है वो है इंडिया में, और इंडिया की तो ये पहली है ही है। और ये कौन सी स्टेट में बन रही है? इसका आंसर है पार्ट ए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में ये बन रही है। और तेलंगाना में इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है। एक्ट जो है वो बनाया गया है, जो किसने साइन किया, वो साइन हो चुका है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में साइन हो चुका है वो। ठीक है, काउंसिल ऑफ तेलंगाना में ये साइन हो चुका है एक्ट रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट, जिसको क्या बोला जाएगा, FCRI, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसके जो चांसलर होंगे वो CM होंगे, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके चांसलर होंगे, और वही इसका वाइस चांसलर अपॉइंट करेंगे। और यहाँ पे ये जो इसमें एडिशनल और प्रोग्राम्स भी होंगे, 18 एडिशनल प्रोग्राम्स भी होंगे, जैसे PhD प्रोग्राम्स हो गए, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, इस तरीके के 18 प्रोग्राम्स जो होंगे वो डाले जाएंगे रिलेटेड टू फॉरेस्ट स्टडीज़। ठीक है,
तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे तो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, मेरे जो क्वेश्चंस हैं आज के MCQs ये यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, आपके पेपर के लिए तैयारी करें। अगर आपके 3-4 क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं तो आपका अच्छा रैंक आएगा। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी और लेक्चर के साथ। आगे के अभी मैंने शायद अक्टूबर के भी करंट अफेयर्स करवाऊँगी। तो चलिए, बाय एंड थैंक यू सो मच।